हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टॉप 10 वीकली डिफेंस अपडेट के एक नए एपिसोड में। नंबर 10, तेजस मार्क टू 8 BVR मिसाइलों को एक साथ ले जाने में है सक्षम। भारत स्वदेशी विमानों को तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है। हाल ही में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS ने 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान LCA मार्क 2 को विकसित करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। भारतीय लड़ाकू विमान तेजस को दुनिया के कई देशों में पसंद किया जा रहा है। अमेरिका भी तेजस विमान की तारीफ कई बार कर चुका है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO के अंतर्गत आने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस मार्क 2 न केवल 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यानी कि BVR मिसाइलों को अपने साथ ले जाने में सक्षम है, बल्कि सभी देसी हथियारों के साथ साथ अन्य देशों के उन्नत हथियारों को भी इंटीग्रेट कर सकता है। LCA मार्क 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर V मधुसूदन राव ने बेंगलोर में पिछले दिनों आयोजित देश की सबसे बड़ी विमानन प्रदर्शनी एरो इंडिया 2023 के मौके पर बताया कि दुनिया में इस कैटेगरी का कोई भी और सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट नहीं है जो एक साथ 8 BVR मिसाइल कैरी कर सकता हो। प्रोजेक्ट डायरेक्टर राव ने यह भी बताया कि भविष्य BVR कॉम्बैट का है और हम उसके लिए तैयार हैं। उनके अनुसार विमान को भारी गतिरोध वाले हथियारों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे कि स्कैल्प, जो कि एक हवा से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। उन्होंने इसकी खासियत बताते हुए कहा कि LCA मार्क 2 को डिजाइन करते समय एडवांस फ्रांसीसी और रूसी हथियारों के साथ साथ अन्य पश्चिमी देशों के हथियारों के अलावा अस्त्रा, जो कि एक BVR मिसाइल है और जो कि हवा से हवा में मार करने के लिए डिजाइन की गई है, इससे स्वदेशी हथियारों के एकीकरण पर विचार किया जाएगा। अन्य विमानों के विपरीत LCA मार्क 2 कई देशों के हथियारों को एकीकृत करने में सक्षम होगा। अगर हम LCA तेजस मार्क 1 को LCA मार्क 2 से कंपेयर करें तो LCA मार्क 1 के लिए युद्ध लड़ने को लेकर मिशन एंडोरेंस 57 मिनट था, लेकिन LCA मार्क 2 में यह 120 मिनट रहा है। LCA MK2 में 11 हार्ड पॉइंट्स होंगे। LCA मार्क 2 के पास हथियार ले जाने की क्षमता 6.5 टन की होगी और LCA मार्क 2 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स GE414 का इंजन लगा होगा। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी CCS ने 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमान LCA मार्क 2 को विकसित करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। भारतीय वायुसेना ने घटते लड़ाकू विमानों की अंतर को कम करने के लिए LCA मार्क 2 और स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी कि एमका को जगुआर, MiG-29 और मिराज 2000 की जगह शामिल किया जाएगा। इंडियन पायलट अब यूज करेंगे मेड इन इंडिया हेलमेट। पहली बार भारतीय सशस्त्र बलों को उच्च गुणवत्ता वाले विमानन हेलमेट से लैस किया जाएगा, जिसे MQU द्वारा अपने उप ब्रांड कापरों के तहत बनाया जाएगा। ये हेलमेट उन्नत जेट ट्रेनर AGT हाक और किरण प्रशिक्षकों सहित विभिन्न विमानों के लिए तैयार किए जाएंगे। MiG-21 और जगुआर लड़ाकू विमानों के लिए कॉमन एयरक्रू हेलमेट, सुखोई 30 और मिग श्रृंखला के लड़ाकू विमानों के लिए लाइटवेट इंटीग्रेटेड एयरक्रू हेलमेट कंपनी द्वारा मेक इन इंडिया के तहत यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में स्थित प्रोडक्शन लाइन में बनाए जाएंगे। MQU और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी डिबेल, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कॉमन एयरक्रू हेलमेट और लाइटवेट इंटीग्रेटेड एयरक्रू हेलमेट को स्वदेशी तौर पर निर्मित करने के लिए एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर स्वाक्षर किए हैं। इन हेलमेट को DRDO की प्रयोगशाला डेबेल द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस हेलमेट से एयरक्रू को अधिक सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद है, क्योंकि ये हेलमेट उच्च प्रदर्शन वाले फाइबर और EPS लाइनर से बने हुए हैं। ये हेलमेट उच्च वायु विस्फोट परीक्षणों का सामना कर सकते हैं और ये हेलमेट ऑक्सीजन मास्क, NVG, HPS और RT कम्युनिकेशन से भी लैस हैं। इस समझौते का लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करना और देश में एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के विकास में योगदान देना है। MKU की आत्मनिर्भर भारत पहल के प्रति प्रतिबद्धता डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान भी देखी गई थी, जब कंपनी को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा स्वदेशी एविएशन नाइट विजन गॉगल्स NVG डिजाइन, डेवलपमेंट और निर्माण का अनुबंध दिया गया था। चीन से आया पाकिस्तान के परमाणु बम का डिजाइन। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक और प्रोफेसर परवेज हुदाबोई ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान ने जो परमाणु बम बनाया था उसका डिजाइन चीन से आया था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब अमेरिका ने पाकिस्तान के एक जहाज को पकड़ा जिसमें बम का डिजाइन मौजूद था। उस जहाज का नाम BBC कार्गो था। पाकिस्तान के पत्रकार को दिए गए एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी वैज्ञानिक हुदाबोई ने बताया ये वही डिजाइन है जिसे चीन ने 1962 में टेस्ट किया था। 2003 में एक समुद्री जहाज पकड़ा गया था जिसमें सेंट्रीफ्यूज के पार्ट्स थे। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जो कि पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, ने इसे मलेशिया से लीबिया भिजवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जहाज अमेरिका ने पकड़ लिया था, जिसमें फिर जहाज से परमाणु बम के डिजाइन भी निकले थे। जब वो डिजाइन जहाज से बरामद हुआ तो उसमें चीनी भाषा में लिखा हुआ था। बम का पुर्जा उस ब्लूप्रिंट में दिखाया गया था। 1983 की US स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में भी यह खुलासा किया गया था कि चीन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में मदद की है और परमाणु बम के लिए पूरा ब्लूप्रिंट भी पाकिस्तान को दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपना परमाणु कार्यक्रम भारत को टक्कर देने के लिए शुरू किया था। साल 1960 में अयूब खान की सरकार ने जुल्फिकार अली भुट्टो को अपना खनिज और प्राकृतिक संसाधन मंत्री बनाया था। भुट्टो भारत के परमाणु कार्यक्रम से बेहद चिंतित थे। साल 1965 में उन्होंने कहा था
अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो हम घास या पत्ते खा लेंगे, हम भूखे भी सुलेंगे, लेकिन हम अपना बम जरूर बनाएंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान को उसका पहला परमाणु बम 1998 में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के नेतृत्व में मिला था। अब्दुल कादिर खान को ही पाकिस्तान परमाणु बम का जनक कहा जाता है। आपको बता दें, पाकिस्तान के पास आज भारत से ज्यादा संख्या में परमाणु बम है। भारत के पास जहां 160 परमाणु बम है, वहीं पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम है। भारत का नाम रोशन कर एनडीआरएफ की टीम लौटी स्वदेश। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में रेस्क्यू के लिए भारत ने एनडीआरएफ की टीमें भेजी थी। जवानों के भारत लौटने पर पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की। अपने इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए मानवता सर्वोपरि है। भूकंप के दौरान भारत की त्वरित प्रक्रिया ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। यह हमारे बचाव और राहत दलों की तैयारियों का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त में शामिल कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि एनडीआरएफ टीम ने मानवता की महान सेवा की है और भारत को गौरवान्वित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि वहां गई भारतीय टीम ने प्रोफेशनलिज्म और मानवीय संवेदनाओं का समावेश किया है। ऐसे में सेना के हॉस्पिटल और हमारे कर्मियों ने जिस संवेदना से काम किया है वह प्रशंसनीय है। पीएम मोदी ने 2001 में गुजरात में आए भूकंप को याद करते हुए कहा कि मलबे में लोगों को खोजना बहुत मुश्किल होता है। कक्ष में एक हॉस्पिटल ही उस समय तबाह हो गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कल्पना कर सकता हूँ कि आपकी मेहनत कितनी जबरदस्त होगी। अग्निवीर भर्ती में किए गए अहम बदलाव। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत विभिन्न प्रदेशों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस बार की अग्निवीर भर्ती परीक्षा में एक अहम बदलाव किया गया है। इस बार सेना पहले लिखित परीक्षा आयोजित करेगी, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, जिसका युवाओं को काफी फायदा हो सकता है। अग्निवीर भर्ती 2023 के लिए IIT सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होल्डर युवा भी आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती 2023 के लिए योग्यता मापदंड में भी बदलाव किए हैं। प्री स्किल्ड युवा भी अब अग्निवीर बन सकते हैं। ITI सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट टेक्निकल ब्रांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका मकसद प्री स्किल्ड युवाओं को प्रोत्साहित करने और ट्रेनिंग में लगने वाले समय को कम करना है। अग्निवीर भर्ती रैली 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी से जारी है। सेना में भर्ती होने के इच्छुक अविवाहित मेल कैंडिडेट्स 15 मार्च तक सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती परीक्षा का चयन 17 अप्रैल को होगी। अग्निवीर भर्ती के तहत सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को अब पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE देना होगा, जिसके बाद फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट होंगे। सामान्य प्रवेश परीक्षा देश भर में लगभग 200 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। इसकी देश भर में व्यापक पहुंच होगी और भर्ती रैलियों के दौरान देखे जाने वाली बड़ी भीड़ को भी कम किया जा सकेगा। मैसूर स्थित रंगसंस एरोस्पेस और जर्मनी की हेंसोल्ड्स आत्मनिर्भर अभियान का समर्थन करने के लिए नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर पर करेंगी काम। मैसूर स्थित एनआर ग्रुप के रंगसंस एरोस्पेस ने जर्मन कंपनी के साथ बेंगलोर में हाल ही में संपन्न हुए एरो इंडिया 2023 में एक MOU पर हस्ताक्षर किए। मैसूर स्थित रंगसंस एरोस्पेस और जर्मनी की हेंसोल्ड्स आत्मनिर्भर अभियान का समर्थन करने के लिए नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर पर काम करेंगे। एरोस्पेस उत्पादन प्रौद्योगिकी कंपनी रंगसंस एरोस्पेस ने जर्मनी स्थित हेंसोल्ड्स द सेंसर सॉल्यूशन हाउस के साथ संयुक्त रूप से नए व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने, नई तकनीकी प्रगति का समर्थन करने और लक्ष्यों को साकार करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता में सुधार करने में मदद करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU पर पवन रंगान, प्रबंध निर्देशक रंगसंस एरोस्पेस और जोनाथन फील्ड, VP इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट हेंसोल्ड्स द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। MOU का उद्देश्य एक स्वदेशी डेटा लिंक सिस्टम को विकसित करना है, जो भारतीय सशस्त्र बलों की नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न हवाई प्लेटफॉर्मों पर काम करेगा। रंगसंस के पवन रंगा ने कहा कि इस साझेदारी के साथ हम रोटरी विंग, फिक्स्ड विंग और मानव रहित विमानों के लिए कई इकाइयों का निर्माण करेंगे। एरो इंडिया 2023 का हुआ समापन। एरो शो 2023 जो कि बेंगलोर के यलहंका एयरबेस में आयोजित किया गया है, उसका समापन 17 फरवरी 2023 को हुआ। एरो इंडिया 2023 का नारा द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। एरो इंडिया 2023 में 80 से अधिक देशों ने भाग लिया। एरो इंडिया 2023 ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू OEM के लगभग 65 CEO के साथ साथ लगभग 30 विभिन्न देशों के मंत्रियों को भी आमंत्रित किया था। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में एरो इंडिया शो एशिया और दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। युद्धक विमानों, रक्षा उपकरणों एवं तकनीक को प्रदर्शित करने वाला यह आयोजन साल 1996 से लगातार हर 2 साल के बाद सफलतापूर्वक आयोजित हो रहा है। एरो शो 2023 में F-35 और B-1 बॉम्बर जैसे सुपरसोनिक जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट ने भारत की धरती पर दस्तक दी थी। 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और 700 भारतीय उद्यमों सहित 800 से अधिक रक्षा व्यवसायों ने एरो इंडिया 2023 शो में भाग लिया था। प्रदर्शनी में भाग लेने वाले भारतीय व्यवसायों में MSME और स्टार्टअप भी शामिल हैं, जो विशेष प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ साथ देश की बढ़ती एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं को उजागर करेंगे। एयरबस, बोइंग, डसॉल्ट एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ब्रह्मोस एरोस्पेस, आर्मी एविएशन, HC रोबोटिक्स, साब, सफ्रान, रोल्स रॉयल्स, L&T, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने एरो इंडिया 2023 में पार्टिसिपेट किया।
एयरफोर्स के जूनियर वारंट अफसर का कोर्ट मार्शल। भारतीय वायुसेना के एक जूनियर वारंट अफसर को हरियाणा में वायुसेना स्टेशन सरसावा में भारतीय वायुसेना के एक MI-17 वर्जन 5 हेलीकॉप्टर के ऑटो पायलट जंक्शन बॉक्स के केबल काटने के लिए जनरल कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। जूनियर वारंट अफसर वायुसेना अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत 5 आरोपों का सामना कर रहे हैं और उनका कोर्ट मार्शल चल रहा है। JWO के खिलाफ वायुसेना अधिनियम 1950 की धारा 62A के तहत 2 आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उस पर सरकार से संबंधित विमान सामग्री को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। उनके खिलाफ आरोप में कहा गया है कि सरसावा वायुसेना स्टेशन पर उन्होंने 152 हेलीकॉप्टर यूनिट की MI-17 वर्जन 5 हेलीकॉप्टर ऑटो पायलट जंक्शन बॉक्स के केबल को जानबूझकर काट दिया है, जिससे सरकार से संबंधित विमान सामग्री को नुकसान पहुंचा है। तीसरा आरोप वायुसेना अधिनियम 1950 की धारा 42E के तहत लगाया गया है, जो एक सामान्य आदेश का पालन करने में उपेक्षा से संबंधित है। इसमें JWO पर निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण के बिना 152 हेलीकॉप्टर यूनिट के विमान में प्रवेश करके कुछ निर्देशों का पालन करने की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है। धारा 65F अधिनियम 1950 के तहत एक चौथा आरोप अच्छे आदेश और वायुसेना के अनुशासन के प्रतिकूल कार्य से संबंधित भी लगाया गया है। वायुसेना अधिनियम 1950 की धारा 60 के तहत 5वां आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि वायुसेना अधिनियम 1950 के तहत एक अदालत के समक्ष JWO ने झूठा बयान दिया था। चीन ने नैवडेक्स 2023 रक्षा प्रदर्शनी में एक नई भारी सशस्त्र मानव रहित अंडर वाटर पनडुब्बी का किया अनावरण। चीन ने कथित तौर पर अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में नैवडेक्स 2023 रक्षा प्रदर्शनी में एक नई भारी सशस्त्र XLUUV यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल का अनावरण किया। वैश्विक नौसैनिक विकास पर केंद्रित एक प्रकाशन नेवल न्यूज में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी जहाज निर्माण संगठन CSSC 705 संस्थान द्वारा प्रदर्शित XLUUV को मोटे तौर पर उन वाहनों के रूप में प्रदर्शित करती है सैटेलाइट इमेज में देखा गया था। रिपोर्ट बताती है कि चीन का XLUUV टॉर्पीडो से लैस है। इसमें 4 टॉर्पीडो ट्यूब हैं जो आक्रामक हथियारों के भार का संकेत देते हैं, जो कि पश्चिमी डिजाइनों में अभी तक नहीं दिखा है। चीनी XLUUV अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले बोइंग ओरका के समान है, लेकिन इसमें 4 टॉर्पीडो ट्यूब है जो आक्रामक क्षमता का संकेत देते हैं। यह जहाज एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिशन भी कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रेंच ओसनिक अंडर वाटर ड्रोन डेमोन्स्ट्रेटर और दक्षिण कोरियाई ASWUUV चीनी डिजाइन के ही समान है। हालांकि एक्सपो में चीनी कंपनी द्वारा प्रदर्शित की गई तस्वीर निर्यात के लिए संभावित है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह कार्यक्रम PLA से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। चीन बिना चालक दल वाले पानी के नीचे के वाहनों को करने के लिए आक्रामक रूप से काम कर रहा है। ड्रोन पनडुब्बियों की मौजूदगी से ISR यानी कि इंटेलिजेंस सर्च एंड रेस्क्यू मिशन संचालित करने की प्लाफ की क्षमता में काफी ज्यादा वृद्धि होगी। ड्रोन का आकार जितना बड़ा होगा या उतनी ही अधिक सीमा में कार्य कर सकता है। इसके अलावा XLUUV का उपयोग परिवहन, खनन, यहाँ तक कि दुश्मन की सतह के जहाजों या पनडुब्बियों को टारगेट करने के लिए भी किया जा सकता है। 8 साल में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हाइपरसोनिक संस्करण हो सकता है तैयार। एक रिपोर्ट में ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस 8 साल में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हाइपरसोनिक संस्करण तैयार कर सकता है। इसके बाद सेना दुश्मन के ठिकानों पर और तीव्रता से हमला करने में सक्षम होगी। रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसे हथियारों की सफलता को देखकर इसकी जरूरत और अधिक महसूस की जा रही है। मिसाइल पहले से ही करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। इसका हाइपरसोनिक संस्करण दुश्मन के शिविरों का बहुत तेज गति से विनाश करने में सक्षम होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने उन्नत रेंज के साथ कई मिसाइल अपग्रेड किए हैं, जो सॉफ्टवेयर और मामूली हार्डवेयर अपग्रेड के माध्यम से हासिल किए गए थे। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने रक्षा बलों के साथ मिसाइल को कई बार उन्नत कर उनकी रेंज में काफी अधिक वृद्धि की है। परीक्षण फायरिंग में ब्रह्मोस की सफलता दर ने भारत रूसी संयुक्त उद्यम फर्म को इसे फिलीपींस जैसे देशों में निर्यात करने में मदद की है। कई अन्य देशों ने इस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखाई है। भारत की तीनों सेनाएं इस मिसाइल प्रणाली के विभिन्न संस्करणों का संचालन कर रही हैं। मिसाइल प्रणाली का उत्पादन एक रूसी फर्म के साथ एक संयुक्त उद्यम में किया जाता है, जो अपने देश में मिसाइलों का विकास भी करती है। 2020 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने प्रणोदन के लिए हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्कैम जेट सिस्टम का परीक्षण किया था, जिसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल या HSTDV कहा जाता है। एक रक्षा अधिकारी के अनुसार HSTDV ने परीक्षण के दौरान 23 सेकंड के लिए लगभग 6 मैक की गति प्राप्त की थी। ब्रह्मोस भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली एकमात्र क्रूज मिसाइल है। फिलीपींस इसका पहला विदेशी खरीदार होगा। ब्रह्मोस ने मौजूदा संस्करणों की रेंज लगभग 500 किलोमीटर है, जबकि निर्यात संस्करण की रेंज 290 किलोमीटर है, ताकि इसे 300 किलोमीटर के MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम प्रतिबंधों के तहत रखा जा सके। इसी के साथ खत्म होता है आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।